दोस्तों, आज पेश है धरती की बेटी। ये एक और चित्र है दोस्तों। अचलगढ़ राज्य के मुख्य द्वार पर विजयगढ़ की सेनाएं ने डेरा डाला हुआ था। सेनापति कल प्रातः होते ही युद्ध का बिगल बज जाना चाहिए। जो क्या महाराज। दूसरी ओर अचलगढ़ के महाराज राज में जना राजा जनार्दन अपने मंत्रियों व सेनापति से गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। विजयगढ़ की सेना नगर के बाहर डेरा डाली पड़ी है, इसलिए युद्ध करना जरूरी हो गया महाराज। महाराज, विजयगढ़ की सेना बहुत शक्तिशाली व समर्थ है। हमारी सेना विजयगढ़ की सेना का मुकाबला कैसे कर पाएगी। सेनापति कथन सुनकर जनार्दन की बुद्धि तन गई। तो क्या बिना युद्ध कर लड़े हम दुश्मन के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दें? यह तो हमारे लिए डूब मरने की बात होगी। बहुत देर तक मंत्रणा के पश्चात निश्चित किया गया, युद्ध में हार या जीत, दुश्मन के आगे घुटने टेकने की बजाय दुश्मन से युद्ध लड़ा जाएगा। ठीक है महाराज, कल हमारी सेना अपने सिर पर मौत का कफन बांध कर खुशी खुशी युद्ध लड़ने जाएगी। दूसरे दिन विजयनगर की अंचलगढ़ की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। सेना का साहस बढ़ाने के लिए उद्देश्य से राजा जनार्दन भी सेना के साथ युद्ध स्थल में आया। शाबाश मेरे बहादुर, दुश्मन के दांत खट्टे कर दो। अंचलगढ़ की सेना पूरे जोश के साथ विजयगढ़ की सेना से लड़ी, पर सांझ होते होते दुश्मन विजयगढ़ की सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए। आह, मर गया। अपनी सेना को हारते देख जनार्दन परेशान हो उठा। सैनिक के हौसले प्रस्त हो रहे हैं, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। अभी वह सोच ही रहा था कि अपने सैनिकों के साथ राजा विजय सिंह ने उसके रथ के चारों ओर से घेर लिया। पकड़ लो राजा जनार्दन, बचकर निकल न पाए। आदेश पाते ही सैनिक जनार्दन के रथ की ओर झपटे। कुछ ही देर में जनार्दन विजयगढ़ का बंदी था। अचलगढ़ का अब मेरा अधिकार है। अपने राजा को बंदी बने देख अचलगढ़ की सेना के पांव उखड़ गए। वह युद्ध क्षेत्र से भाग चली। और उधर विजय सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, राजा जनार्दन को हमारे शिविर में लाया जाए। शिविर में पहुंचकर विजय सिंह ने सेनापति से कहा, सेनापति, हम अचलगढ़ में प्रवेश करना अब कोई बाधा नहीं रही है। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। अपने सैनिकों के साथ विजय सिंह उसी समय अचलगढ़ नगर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ चले। कुछ देर बाद उसके हाथी अचलगढ़ के मुख्य द्वार में प्रवेश किया। अरे, ये तीर कौन बरसा रहा है। सावधान विजय ने अपना धनुष बाण निकाला और कर अपनी ओर आते तीर को काट डाला। फिर ध्यान से चारों ओर देखी, तीर उस दिशा से आई है। तीर बरसाने वाला उस गुम्मद में छिपा हुआ है। उसने तत्काल सैनिक को आदेश दिया, उस गुम्मद के पीछे जाकर जो छुपा उसे पकड़कर हमारे पास लाओ। आदेश पाकर सैनिक गुम्मद की दिशा में चल दिए। कुछ ही देर में जब सैनिक गुम्मद से तीर बरसाने वाले के साथ नीचे उतर रहे थे, अरे सैनिकों, ये किस सुंदरी को पकड़ कर ला रहे हैं? क्या यह सुंदरी तीरों की वर्षा कर रही थी? जब सुंदरी विजय सिंह के सम्मुख लाकर तो वह क्रोध से पुकार उठी, राजा विजय सिंह, क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है कि युवती पर आक्रमण का सामना करने के स्थान पर अपने सैनिकों को भेजकर बंदी बना लिया? लानत है आप पर। विजय सिंह मंत्रमुग्ध साहु सुंदरी की ओर देखता हुआ बोला, सुंदरी, मैं आपसे नहीं आपके सौंदर्य से पराजित हो चुका हूँ और नतमस्तक हो अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। सुंदरी, अपने बंदी को नृत्य कीजिए। विजय सिंह हाथी से उतरकर हाथ जोड़कर सुंदरी की ओर नतमस्तक हो गया। वह
बहुत खूब। किसी विजेता को बंदरों में जकड़कर स्वयं पराजित होने का आपका अभिनय प्रशंसनीय है। आपके राज्य में इस सुंदर परंपरा को देखकर मुझे प्रशंसा हो रही है। सुंदरी के व्यंग से तिलमिलाकर विजय सिंह ने क्रोध से होठ काटते हुए सैनिकों को आदेश दिया, मूर्खों, छोड़ दो इस सुंदरी को, यह मुझे निगल नहीं जाएगी। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। सुंदरी मुक्त होकर बोली, विजयगढ़ विदिति, अब आपने वास्तविकता वीरता का प्रदर्शन किया है। अपने शत्रु को आदर सम्मान देना वास्तव में सुप्रति योग्य है। आंचलगढ़ के राजा राज राजकुमारी विदोत्मा अचलगढ़ में आपका स्वागत करती है। ओह, तुम अचलगढ़ की राजकुमारी हो। न जाने क्या सोचकर विजय ने अपने सेनापति को तत्काल आदेश दिया, सेनापति, हमारे शिविर में बंदी राजा जयवर्धन सिंह को इसी समय यहाँ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद जब जयवर्धन विजय सिंह के सामने था, ओ राजकुमारी विदोत्मा भी यहाँ, मुझे यहाँ बुलाकर विजय सिंह क्या करना चाहता है। तभी विजय सिंह बोला, राजा जयवर्धन, हम जीत कर आपसे हार गए। यह कमाल राजकुमारी विदोत्मा ने कर दिखाया। यह आप क्या कह रहे हैं राजन विजय सिंह जी? तो सुनिए राजन, आपसे आप अपनी बेटी विदोत्मा का हाथ मांगता हूँ। क्या? जयवर्धन विजय सिंह के प्रस्ताव सुनकर हैरान रह गया। कुछ देर बाद जब वह संभला, राजा विजय सिंह, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार। आंचलगढ़ का विजयगढ़ की मित्रता का प्रतीक के रूप में राजकुमारी विदोत्मा का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। हमें आपका उत्तर सुनकर खुशी हुई राजा जयवर्धन सिंह। राजा जयवर्धन सिंह, अब आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं, आइए हमारे महल चलिए। चलिए राजन। और विजय सिंह जनार्दन और विदोत्मा के साथ उसके महल की ओर चल पड़ा। जिस राज्य में युद्ध की रणभेरी की आवाज गूंज रही थी, वहां विजय सिंह और विदोत्मा के विवाह की शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। कई दिन तक जयवर्धन अतिथि सत्कार करवाने के पश्चात राजा विजय सिंह और ने विजयगढ़ की ओर प्रस्थान किया। दुल्हन बनी विदोत्मा उसके साथ थी। इस घटना को घटे कई वर्ष बीत गए। इस बीच रानी विदोत्मा ने एक सुंदर पुत्र की मां बन चुकी थी। इन बीते हुए समय में राजा विदोत्मा बहुत कम रानी विदोत्मा के पास रह पाया था। उसका सारा समय दूसरे राज्यों के युद्ध करने में ही बीता। महल में अकेली विदोत्मा कूटती रही, महाराज ने मेरी वह पुत्र अभय सिंह की बिल्कुल चिंता नहीं है। यहाँ महल में अकेली घुटती रहती हूँ और महाराज राज्य विस्तार की लालसा लिए सारा समय विजयगढ़ से बाहर बिताते हैं। एक दिन वह इसी बात से खींच कर दासी अहिला के साथ रथ में बैठकर आंचलगढ़ की ओर चल दी। आंचलगढ़ पहुंचकर, बेटी तुम अकेली राजा विजय सिंह कहाँ है? पिताजी महाराज, उनमें मेरी चिंता ही कहाँ है। वे तो न जाने इस समय किस देश पर राज्य पर युद्ध में लड़ रहे होंगे। जनार्दन पुत्री को लेकर महल में आया, उसकी समस्या सुनी, तत्काल सोच में पड़ गया। बेटी, जहाँ तक मेरा सोचना है, तुम विजय सिंह को विजयगढ़ में अकेली पड़ गई हो। जी पिताजी महाराज। बेटी विदोत्मा, एक उपाय सोचा है। तुम्हारे भाई युवराज राज सिंह की तुम्हारे साथ विजयगढ़ भेज देता हूँ। राजा विजय सिंह की अनुपस्थिति में वहाँ का राजकाज भी देख लेगा और उसके पास रहने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। ठीक है, यह ठीक रहेगा पिताजी महाराज। जयवर्धन सिंह उसी समय युवराज राज सिंह को बुलाया। युवराज, हम चाहते हैं तुम अपनी बहन विदोत्मा के साथ विजयगढ़ जाओ। फिर जयवर्धन ने राज सिंह को सारी बात बताई। सारी बात जानने के पश्चात, ठीक है पिताजी, मुझे बहन विदोत्मा के साथ विजयगढ़ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। कुछ दिनों बाद अचलगढ़ में रहने के पश्चात राज सिंह के साथ विदोत्मा वापस विजयगढ़ की ओर चल दी। जब
वह विजयगढ़ पहुंची तो जीत सिंह विजय प्राप्त करके विजय सिंह विजयगढ़ आ चुका था। महारानी हो आई अपने पिता के यहाँ? जी महाराज। युवराज राज सिंह व विद्वत्मा अभय सिंह को लेकर विजय सिंह के महल में चले गए। कुछ दिन बाद विद्वत्मा पति भाई संध्या से खुशी खुशी गुजर गई। एक दिन, महारानी हमें विदा दो, हम प्रीतगढ़ के राजा के साथ युद्ध लड़ने जा रहे हैं। महाराज आप मुझे अकेली छोड़कर जा रहे हैं? विजय सिंह मुस्कुराया। महारानी अब तुम अकेली कहाँ हो? पुत्र अजय सिंह और भाई राज सिंह हमारे पास हैं, फिर हमारी यादें भी तुम्हारे साथ रहेंगी। महाराज आप ठिठोली करने लगे। विजय सिंह ने उसे राज सिंह को बुलाया। युवराज राज सिंह, मैं विजयगढ़ से महारानी विद्वत्मा की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर प्रीतगढ़ राज्य से युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों की जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह करोगे। जीजाजी महाराज, मैं वचन देता हूँ कि अपनी जिम्मेवारी के से ठीक प्रकार से निभाऊंगा। तब विजयगढ़ के राजकाज राज सिंह को सौंप विजय सिंह विजयगढ़ की ओर चल दिया। न जाने महाराज कब कितने माह बाद स्वदेश लौटेंगे। कुछ दिन बाद गुजरे। राज सिंह और विजयगढ़ में राज का सुचारू रूप से संभाल लिया। उसके बाद रहने से विद्वता अकेलापन हाथ से दूर हो चुका था। एक दिन विद्वत्मा अपने महल में बैठी थी। न जाने क्यों आज मेरा मन नहीं लग रहा, चलूं भाई राज सिंह से मिल आऊं, मन बहल जाएगा। बिना किसी सूचना जब वह राज सिंह के कक्ष के बाहर पहुंची, महारानी जी आप? अरे देख पहरेदार के चेहरे सफेद पड़ गए। महारानी जी आप यहाँ ठहरिए, अंदर युवराज को आपके आने की सूचना दे दूं। नहीं रहने दो, युवराज को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहकर वह राज सिंह के कक्ष में घुस गई। राज सिंह का कक्ष बिल्कुल खाली देख आश्चर्यचकित रह गई। कहाँ गए युवराज? कक्ष में तो कोई नहीं। तभी बचाओ, कोई इस पापी से बचाओ। यह आवाज लगता है आवाज के कक्ष में कोई गुप्त कक्ष से आ रही है। गुप्त कक्ष का द्वार विद्वत्मा को पता था। उसमें प्रविष्ट होकर जब वह गुप्त गृह में पहुंची, पापी मुझे छोड़ दे। हा हा, तुझे भला यहाँ कौन बचा सकता है मूर्ख। ओह मेरा भाई राज सिंह इतना नीचे गिर सकता है, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वह शेरनी की तरह गरजती थी। राज सिंह। विद्वत्मा की आवाज़ सुनकर राज सिंह घूमा। दीदी। विद्वत्मा को सामने देख राज सिंह के हाथ पैर फूल गए। विद्वत्मा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप चलकर वह भयाक्रांत युक्ति के पास पहुंची। बहन तुम ठीक तो हो? युक्ति फूट फूट कर रो पड़ी। वो रो नहीं बहन, चुप हो जाओ और अपने विषय में बताओ। किसी तरह युक्ति चुप हुई। फिर उसने रिसते हुए विद्वत्मा को बताया। महारानी मैं विजयगढ़ की हूँ। राज सिंह के आदेश पर सैनिक मुझे यहाँ उठा लाए। ओह महारानी जी, मैं अपने एक सवाल पूछती हूँ। प्रजा पर इस प्रकार अत्याचार करना क्या राज परिवार का यही धर्म है? बहु बेटियों की कुदृष्टि डालना क्या यही आपका शिष्टाचार है? पहले तो विजयगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर अब यह अनाचार क्यों? युक्ति के कथन सुनकर विद्वत्मा की गर्दन शर्म से झुक गई। युक्ति ने प्रश्न का जवाब उसके देते न बना। उसने वहीं पड़ा एक कपड़ा उठाते हुए उस पर डालते हुए बोला, बहन मुझे खेद है, तुम्हारे साथ यह दुर्घटना घटी। जाओ अब तुम अपने घर जा सकती हो। युक्ति चुपचाप गुप्त गृह की सीढ़ियाँ चढ़ गई। दीदी विद्वत्मा राज सिंह से कहा, राज सिंह तुम मेरे साथ ऊपर आओ। राज सिंह चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। कक्ष में आकर, राज सिंह मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। तुमने ऐसा करके मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। अब मैं तुम्हें महाराज को क्या जवाब दूंगी? दीदी आप व्यर्थ में ही छोटी सी बात को तूल दे रही हैं। राज परिवार में ऐसा होता है ही रहता है। मैंने कोई गलत कार्य तो नहीं किया। चुप रह बेशरम। अपराध करने के पश्चात तो तुझे अपने अपराध का एहसास नहीं है। क्रोध में विद्वत्मा ने ताली बजाई। कोई है?
अगले ही पल कक्ष के बाहर पहरेदार कक्ष में प्रविष्ट हुई। आज्ञा महारानी, राज सिंह को पकड़ कर ले जाओ और कारागार में बंद डाल दो। पहरेदार ने आगे बढ़कर राज सिंह को पकड़ लिया। दीदी, यह आप ठीक नहीं कर रही। क्या आप मुझे आंचलगढ़ से इसलिए अपने साथ लाई थी? विद्योत्तमा ने राज सिंह की बात का कोई जवाब न दिया और पहरेदार को पुनः आदेश दिया, पहरेदार, इस नीच को जल्दी ले जाकर कारागार में बंद डाल दो। पहरेदार खींचकर राज सिंह को कक्ष से बाहर ले गए और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। राज सिंह के कृत्य से विद्योत्तमा का मन बुरी तरह आहत था। ओह, मानव मन कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। सीधा साधा राज सिंह यहाँ आकर कितना नीचता पर उतर आया। धीरे दिन बीतने लगे। विजय सिंह अभी तक विजयगढ़ वापस नहीं लौटा। एक दिन जब विद्योत्तमा उदास उद्यान में बैठी थी, महारानी, महारानी, क्या हुआ? दासी, इतनी घबराई हो क्यों हो? महारानी, एक बुरी खबर है। कारागार में अधिकारी को अपनी ओर मिलाकर युवराज कारागार से बाहर आ गए और अब नंगी तलवार लिए इधर आ रहे हैं। क्या क्या राज सिंह और हमारा वध करने आ रहा है? हाँ महारानी, उससे पहले युवराज राज सिंह यहाँ आ जाए और आप युवराज को लेकर यहाँ से चली जाइए। नहीं, मैं कायरों की भांति भाग कर नहीं जाऊंगी। मैं राज सिंह का सामना करूंगी। महारानी, युवराज के सिर पर खून सवार है। आप नियति है, सामना कैसे करेंगी? तू ऐसा कर, सिर दी मुझे महल से एक तलवार ला दे। आदेश पाकर दासी जल्दी ही महल की ओर दौड़ी और सिर दी वह तलवार के साथ लौटी। लीजिए महारानी, अब ठीक है, तू जा। दासी भयभीत सी लौट गई। कुछ देर बाद राज सिंह उद्यान में प्रवेश किया। वह आ गया, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। राज सिंह लपकता हुआ उसके पास आ पहुंचा। विद्योत्तमा, मरने के लिए तैयार हो जा। ओह, तो अब मैं दीदी से विद्योत्तमा बन गई। राज सिंह, तू नीचता की प्रतंत्रता पार कर चुका है। विद्योत्तमा, चुप हो जा, तेरे दिन अब पूरे हुए। विजय सिंह विजयनगर से दूर है और मैं तुम अजय सिंह को मारकर विजयगढ़ का राजा बनने वाला हूँ। अब अदब से बात कर। राज सिंह, बहुत हो चुका, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। गरते हुए विद्योत्तमा ने तलवार उठाई और अगले ही पल राज सिंह कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा और कुछ देर बाद तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। जब विद्योत्तमा दो सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, राज सिंह के शव को उठाकर हमारे रथ पर रख दो और इसी समय शव को ले जाकर अचलगढ़ जाऊंगी। जो आज्ञा महारानी जी। कुछ देर बाद वह राज सिंह के शव को रथ पर रखकर अचलगढ़ की ओर जा रही थी। जब अचलगढ़ पहुंची, बेटी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? विद्योत्तमा चुप रथ से और इशारा किया। जनार्दन राय रथ की ओर आया। विजय सिंह का शव बड़ा सा वापस विद्योत्तमा के पास आया। बेटी, राज सिंह को किसने मारा? पिताजी महाराज, राज सिंह को मैंने मारा। मैं भाई की हत्यारिन हूँ। क्या यह तुम क्या कह रही हो बेटी? पिताजी महाराज, मैं ठीक कह रही हूँ। तब विद्योत्तमा ने जनार्दन को सारी बात विस्तार से बताई। विद्योत्तमा सारी बात जानकर जनार्दन ने उसे कहा, पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटी, तुमने राज सिंह को मारकर ठीक किया। यह आप क्या कह रहे पिताजी? मैं ठीक कह रहा हूँ विद्योत्तमा, तुमने कर्तव्य से गिरे राज सिंह को मारकर ठीक किया। अपने किए पर पश्चाताप नहीं होना चाहिए। और फिर तुमने एक ऐसी माँ की बेटी हो जिसने वक्त पड़ने पर अपने पिता और पति की मौत के घाट उतार दिया था। पिता और पति को मौत के घाट उतार दिया था। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? पिताजी महाराज, मेरी माँ ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आप तो जीवित हैं पिताजी महाराज। जनार्दन ने ठंडी सांस ली। बेटी, यह एक लंबी कहानी है, आओ महल चलकर तुम्हें वह कहानी सुनाता हूँ। चलिए महाराज। और सेवकों को राज सिंह को महल में लाने का आदेश देकर जनार्दन विद्योत्तमा के साथ अजय सिंह के महल में चला आया। महल में आकर उसने विद्योत्तमा को बताना शुरू किया। बेटी, उस समय की कहानी है जब तुम्हारी जन्म भी नहीं हुआ था। पिताजी महाराज की मृत्यु के पश्चात जब मैं अचलगढ़ की राजगद्दी पर बैठा
तो पूर्णतः युवा था। तब मैंने राजकार्य ही सीख पाया था और न ही राजनीति सीख पाया था। मेरे राजा बनते ही पड़ोसी राजा महिपत सिंह ने असलगढ़ पर हमला कर दिया। तब मैंने सेनापति रावल को बुलाया और रावल साथ में एक युवक को भी लेकर मेरे पास आया। सेनापति जी, महिपत राज्य के राजा महिपत सिंह आपके दामाद हैं अचल सिंह पर हमला क्यों किया? महाराज, मेरे दामाद अचल सिंह पर हमला किया, यह देखकर मैं शर्मिंदा हूँ। ऐसा करने से मेरे माथे पर कलंकित पोत दी, अतः मैं शर्मिंदा हूँ महाराज। सेनापति जी, आप शर्मिंदा हो रहे हैं, हमें आपकी स्वामी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है। तो आज्ञा दीजिए महाराज, मुझे क्या करना है? सेनापति जी, करना क्या है? राजा महापति सिंह को मुकाबला करने के लिए सेना को तैयार करना है। ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर सेना को तैयार करता हूँ। अरे हाँ, यह आपके साथी युवक कौन है? इसकी ओर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। महाराज, यह युवक कुशल सारथी है, युद्ध में आपका सारथी बनना चाहता है। लेकिन सेनापति, इस युवक को तो मैं जानता तक नहीं। महाराज, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। सेनापति का कर्तव्य देश के साथ राजा की रक्षा करना होता है, इसलिए मेरी यह प्रार्थना माननी होगी। सेनापति, आप अचलगढ़ के शुभचिंतक हैं, मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। उसी समय युद्ध के आरंभ हो गया और नया सारथी मेरे युद्ध स्थल पर लेकर पहुंचा। जिस समय रथ हाँकने का आदेश देता, सारथी प्रातः उस विपरीत दिशा में रथ ले जाता। जिधर शत्रु की सेना कमजोर पड़ती देखता, उधर रथ मोड़ देता। ओह, मैं देखते ही देखते वहां शत्रु का सफाया कर देता। साथ में सोचता, यह नया सारथी मेरा आदेश क्यों नहीं मान रहा? मैं जिधर कहता हूँ सारथी उस तरफ रथ न ले जाकर दूसरी तरफ क्यों ले जाता है? साथ में मुझे खुशी भी होती कि यह अपनी सूझबूझ और चतुराई से शत्रु सेना को सफाया करवा रहा है। फिर साथ में देखकर चौंका कि धीरे धीरे सारथी युद्ध से रथ निकाल कर मैदान के किनारे पर दौड़ने लगा। सारथी, रथ को कहाँ लिए जा रहे हो? रथ रोको। सारथी ने जैसे मेरे आदेश को सुना ही नहीं, वह वेग के साथ रथ दौड़ाता हुआ, चक्कर काटता हुआ शत्रु सेना के पीछे जा पहुंचा। फिर उसने रथ में ले जाकर एकाक राजा महिपत सिंह के सामने अड़ा दिया और आमना सामना होते ही मैं महिपत सिंह से जूझ पड़ा। लेकिन चतुर महिपत सिंह और कहाँ मैं अनाड़ी। मैं उसका वार बचाते बचाते रथ से नीचे गिर पड़ा। तब महिपत सिंह ने भाले से मुझे पर वार करने ही वाला था कि ओह! महिपत सिंह चीख कर अपने रथ पर ढेर हो गया और मेरे सिर पर मंडराती मौत ने पलट कर महिपत सिंह को निगल लिया। महिपत सिंह के मरते ही सेना में भगदड़ मच गई। राजा महिपत मारे गए, भागो भागो। मैं उन्हें खदेड़ता हुआ महिपालपुर तक जा पहुंचा। वहां के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। उसी समय सेनापति रावल मेरी तरफ विजय पर मुझे जयमाला पहनाने आया। महाराज, मुझे आपकी विजय हुई। सेनापति, यह विजय मेरी नहीं, आपकी है, आपकी सेना की है और सारे अचलगढ़ की है। उसी समय मेरे रथ का सारथी आगे बढ़ा और रावल की म्यान से तलवार खींची। अरे सारथी, यह क्या कर रहे हो? चुप रहे देशद्रोही, और कहकर उसने अपने एक ही झटके में तलवार रावल की पेट में घोंप दी। मैंने कड़क कर सारथी से पूछा, यह क्या किया सारथी? इतने बड़े देशभक्त सेनापति का वध कर दिया। सारथी ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तब मैंने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, देशद्रोही सारथी को पकड़ लो, इसे दंड मिलेगा। सैनिक आदेश पर सारथी को पकड़ पाते। तभी सारथी ने मुझसे हाथ जोड़ कर बोला, महाराज, यदि मेरे
रणचतुरी के आपको विजय का यश मिला है तो देशद्रोही सेनापति का वध कलंक मेरे माथे पर क्यों? इसका दंड दंड या पुरस्कार भी तो आपको ही भोगना चाहिए। क्या मतलब हुआ तुम्हारा? उसी समय पीड़ा से कराते हुए घायल सेनापति रावल ने सारथी से कहा, यह तुमने क्या किया चारुलता? चारुलता, यह नाम तो स्त्रियों का होता है। मैं बुरी तरह चौंक कर सारथी की ओर देखने लगा। और रावल सारथी से कहा, ओ क्या इसलिए तुम्हारा ओ क्या इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह राजा महिपाल के साथ किया था बेटा? क्या इसलिए मैंने तुम्हें राजा जनार्दन का सारथी बनाया था? तुम्हें मेरे साथ धोखा किया बेटी। ओह, तो सारथी के वेश में यह रावल की बेटी है और महिपत सिंह की पत्नी चारुलता है। दूसरी ओर चारुलता ने रावल की ओर घृणा से देखती हुई मुझसे बोली, महाराज, मुझे पुरुष वेश में आपका सारथी बनाकर यह आदेश दिया गया था कि मैं आपके दुश्मनों के बीच फंसाकर मार डालूं ताकि इस राज्य को हथियार सकें। ओह, लेकिन मैं ऐसा न कर सकी महाराज। तत्पश्चात रावल को देखती हुई बोली, मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया पिताजी। मैंने अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। आप देशद्रोही थे तो आपको दंड मिला, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ चारुलता। कुछ भी कर रहा था तुम्हारे अकेले के लिए कर रहा था। पिताजी अगर गलत राह पर चल रहे थे तो उसकी संतान को सत्य की राह छोड़ दे। अचलगढ़ की धरती मेरी माँ है। मैं धरती माँ की बेटी हूँ। माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, पिताजी का संबंध भी नहीं। इतना कहकर चारुलता सारथी का वेश उतार दिया और तब मुझसे बोली, महाराज, मैंने अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब आप मुझे सेनापति रावल और पति की हत्या का दंड दे सकते हैं। यह तुम क्या कह रही हो चारुलता? तुमने असलगढ़ की सच्ची बेटी हो। हम तुम्हें सजा नहीं, उपहार देंगे। उपहार? हाँ चारुलता, अब तुम अन्याय अन्याय ही हो गई। अब तुम अनाथ हो गई। तुम्हारे पिता और पति की मृत्यु होगी। ऐसी हालात में तुम अकेली नहीं छोड़ेंगे। आज से तुम असलगढ़ की राजगद्दी पर मेरे बराबर में बैठोगी। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ चारुलता। तुमसे विवाह करने पुनः सुहागिन बनाऊंगा। तुम्हारे जैसी वीर देशभगत रानी पाकर मैं असलगढ़ धन्य हो जाएगा। महाराज, चारुलता दौड़कर मेरे कदमों में गिर गई। तब धूमधाम से चारुलता के साथ मेरा विवाह हुआ। और विद्वत्मा, इतनी कहानी सुनने के पश्चात जनार्दन आगे बोला, चारुलता की कोख से ही जन्म लिया है बेटी। तुम ऐसी माँ की बेटी हो जिसने वक्त पड़ने पर साहस से काम लेकर अपनों को मौत के घाट उतार दिया। फिर भी तुम राज की हत्या करने तुम राज की हत्या करने से क्यों दुखी हो? पिताजी, महाराज, कुछ भी हो, आखिर राज मेरा भाई था। विद्वत्मा, हमें खेद है कि राज सिंह कुल कलंकनी ने चारुलता की कोख से जन्म लिया। यदि चारुलता जीवित होती तो आत्मगलिन से प्राण त्याग देती। बिना किसी प्रकार शोक प्रकट किए जनार्दन ने अंतोष्टि कर दी। राज, अगर तू पथ से निकल भटकता तो इस प्रकार गुमनामी और बदनामी की भोग न मरता। और राज की अंतोष्टि हो जाने के पश्चात विद्वत्मा जनार्दन से कहा, पिताजी, महाराज, अब मैं विजयगढ़ वापस जाऊंगी। महाराज भी वहाँ नहीं है। अनुपस्थिति में यहाँ आई हूँ। ठीक है बेटा, तुम विजयगढ़ जाओ। और अजय सिंह के साथ विद्वत्मा उसी दिन विजयगढ़ चली गई। और एक माह गुजर जाने के बाद प्रीतगढ़ की विजय कर राजा विजय सिंह वापस विजयगढ़ पहुंचा। ये देखो महारानी, प्रीतगढ़ के राजा का मुकुट। इस पर हमारा अधिकार है। विद्वत्मा ने अरुचि मुकुट को देखा। यह देखकर, महारानी, क्या हमें विजयगढ़ से लौटकर तुम्हें प्रशंसा नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है महाराज।
भला कौन ऐसी नारी होगी जो अपने पति को विजय पर प्रसन्न न होगी। पर महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो महारानी, क्या कहना चाहती हो। महाराज आप तो हर समय युद्ध स्थलों पर लड़ते हैं, अपने राज्य से दूर रहते हैं। आपको अनुस्मृति में विजयगढ़ का राजकाज बुरी तरह प्रभावित हो गया है। क्यों, क्या हुआ। राज सुचारू रूप से नहीं चलाया चलाया था। उसी चरित्रहीन मेरे सामने नाम न लो महाराज। विद्वत्मा ने राजा को कृतज्ञ और उसकी मृत्यु के बारे में विजय सिंह को विस्तार से बताया। विद्वत्मा सारी बात जानकर राज सिंह ने ऐसा किया। हाँ महाराज, अब बेहतरी इसी में है कि आप राज सिंहासन पर लगाए कलंक को धोने के लिए विजयगढ़ में रहकर राजकार्य में मन लगाएं और प्रजा का खोया हुआ विश्वास लौट आए। विजय सिंह की सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचकर वह बोली, विद्वत्मा तुम्हारा कहना सही है। राज प्रजा से होता है और राजा का ख्याल नहीं रखेगा तो कैसे और कहाँ का राजा, कोई उसका आदर नहीं करेगा। अतः आज से हम विजयगढ़ में रहकर राजकाज करूँगा। मुझे खुशी है महाराज, आपने सही बात उचित समय पर समझ लिया। उसी दिन विजय सिंह नियंत्रण रूप से दरबार में जाकर राजकाज देखने लगा। जल्दी ही उसके राज्य में खुशहाली लौट आई और उसका बदला हुआ रूप देखकर प्रजा खुश हो गई। महारानी विद्वत्मा भी खुश थी। समाप्त दोस्तों।